असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन 13 नंबर पे जो लिखा है कि पार्टिकल ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और एक एंटर्स इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द एक्स वाई प्लेन। मीन्स अगर इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन मतलब ये है कि जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू एल, इन दो लाइनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई। ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई का मतलब वाई एक्सिस में वो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे वाई एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 4 आई कैप गिवन है। उसमें लिखा है कि आफ्टर पासिंग थ्रू द रीजन द पार्टिकल एमर्जेस ऑन द अदर साइड आफ्टर 10 मिली सेकेंड्स एंड विथ अ गिवन वेलोसिटी। मीन्स कि जब वो पार्टिकल इसमें एंटर हुआ था देन वेलोसिटी 4 आई कैप थी, एंड जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है। एंटर किया है तो 4 आई कैप है और जब बाहर निकला है तो 2√3 आई कैप प्लस जे कैप, मतलब उसमें कुछ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में प्लस वाई डायरेक्शन में, एंड यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा एंड चार्ज का साइन पॉजिटिव है। तो चार्ज का साइन पॉजिटिव है और क्वेश्चन के हिसाब से इसमें वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पॉजिटिव आ रहा है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आने का मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ डेविएट हुआ है, और अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डेविएट हुआ है तो आप इससे गेस कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में रही होगी। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से। पार्टिकल है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब फोर्स इसमें ऊपर की तरफ आ रही। सो इससे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के इनसाइड इनसाइड है या फिर इस प्लेन के आउटसाइड है। साइड है। तो वी क्रॉस इनसाइड बी की आउटसाइड तो इनसाइड इनसाइड। आएगा। आप जेई के हाँ जेई के क्वेश्चंस का आप माइंड से समझिएगा एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इसमें। तो दैट मीन्स कि ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के थ्रू, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ जब इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू 2√3 आई कैप एंड प्लस 2 जे कैप। बहुत केयरफुली देखो इसको, हमारा वो मिथ खत्म हो जाना चाहिए कि जेई डिफिकल्ट है। मैग्नीट्यूड चेक करेंगे ना तो यहाँ का मैग्नीट्यूड भी 4 है और ये मैग्नीट्यूड भी 4 है। ये उस बात के लिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड को नहीं चेंज कर सकता, ओनली डायरेक्शन चेंज होता है इसमें। प्लस क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर थे इसलिए ये ट्रेजेक्ट्री एक सर्कल रही होगी। मीन्स ये पाथ एक सर्कल रहा होगा। इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे तो द रेडियस ऑफ सर्कल आर विल बी एम इंटू वी अपॉन क्यू बी। MV/QB। रेडियस ऑफ सर्कल एम बी बाई क्यू बी। एंड ये क्वेश्चन एक बार क्लासरूम में भी डिस्कस हुआ था कि इस क्वेश्चन में जब डेविएशन फाइंड किया गया था ये निकाला गया है कि ये जो वेलोसिटी है और जो एग्जिट वेलोसिटी है इनके बीच में ये जो एंगल बनता है अगर इसको डेल्टा माने तो इस डेल्टा को क्लासरूम के अंदर डिराइव किया गया था। एंड रिजल्ट हमारा ये था, जब इसको डिराइव किया गया था तो रिजल्ट ये था कि साइन ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस D1। लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन रेडियस ऑफ दिस सर्कल एल अपॉन आर। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा फॉर्मूला साइन डेल्टा इक्वल टू एल बाई आर वाला। एंड सर यही एंगल मैग्नीट्यूड सेम सेंटर पे रहने भी बनता है। हाँ जी। सर मैग्नीट्यूड सेम करने का मतलब यही है ना कि केवल मैग्नेटिक लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही। हाँ हाँ, मतलब स्पीड बदली है दैट मीन्स तो और कुछ है नहीं इसमें। तो मेन इसमें पार्ट ये है कि ये रिजल्ट हमको याद करना है, और मैंने क्लास में जब किया था तब भी आपसे कहा था कि इसके बाद ये एक्चुअली कई बार पूछा इन लोगों ने साइन डेल्टा एल बाई आर। और डेल्टा एंगल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल है और यही एंगल वो सेंटर पे सबटेंड भी कर रहा होता है। तो डेल्टा आप निकाल सकते हो
ये एंगल कितना होगा ये निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो एंगल है वो इस वेलोसिटी से आ जाएगा। वेलोसिटी इसकी 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप है। तो इससे निकाल सकते हैं कि ये डेल्टा एंगल जो होगा वेक्टर कंसेप्ट से, कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से डेल्टा एंगल पर है, वेक्टर एक्स एक्सिस से डेल्टा एंगल पर, तो टेन ऑफ डेल्टा वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अपॉन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, टेन डेल्टा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाय द एक्स कंपोनेंट। एंड इससे डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, मीन्स 5/6 आएगी। 5/6 आने का मतलब ये आएगा 5/6 बनेगा, यानी जो सर्कुलर पार्ट है वो 30 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड चलती है, वेलोसिटी बदलती है बट स्पीड नहीं बदलती। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, जिसकी वैल्यू 5/6 आ रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा इंटू टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम, एंड ओमेगा की वैल्यू क्यू इंटू बी अपॉन एम, क्यू बी बाई एम इज ओमेगा। आपके क्वेश्चन टाइम गिवन है 10 मिली सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड्स टाइम गिवन है, डेल्टा की वैल्यू 5/6 है, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाई एम है। तो जो ए और बी ऑप्शन थे वो कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। और जब इसको करेंगे डेल्टा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, जिसमें टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो भी आ जाएगी, एंड चेक कर सकते हैं कि सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो ये है 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 पेपर 1 में, 2013 पेपर 1 का एक क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये वाला? यस मुझसे जब क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। ठीक ठीक ठीक। देन आप देखना, मतलब 17 ईयर्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस करना आप, कि क्या एक्चुअली हार्ड पूछ रहे हैं लोग या बहुत बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। नाउ 2013 में ही पेपर 2 में भी क्वेश्चन था। 2013 के पेपर 2 का क्वेश्चन जो है एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, अगेन 2013 पेपर 2। उसमें लिखा है कि स्टडी करंट फ्लोज along infinitely long hollow cylinder radius r and 2r करती। सॉरी, सिलेंडर का रेडियस r है और सिलेंडर को एक सोलेनॉइड के अंदर रखा गया है जिसमें सोलेनॉइड की रेडियस 2r है। मीन्स एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर एक लॉन्ग सिलेंडर है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम दी गई है। नाउ क्वेश्चन क्या है वो देखिए, मतलब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहले तो आपके पास एक सोलेनॉइड दिया गया है, और सोलेनॉइड के अंदर ही सिलेंडर है, तो पहले तो एक सोलेनॉइड बनाएंगे। इससे तुमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें शॉर्ट नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाने हैं। तो एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट आई है, सोलेनॉइड का रेडियस 2r है। सोलेनॉइड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर एक हॉलो सिलेंडर है। क्वेश्चन केस है दोनों की एक्सेस कॉमन है। सो सोलेनॉइड, उसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर, एंड उस हॉलो सिलेंडर में करंट है, दोनों में करंट्स आई हैं, एक सिलेंडर है और एक सोलेनॉइड है। पूछा ये गया है कि उनकी जो कॉमन एक्सिस है उससे स्मॉलर डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और हॉलो सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है। तो अगर हमको सेपरेटली रिजल्ट्स याद हो दैट मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का क्या रिजल्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड बाय लॉन्ग हॉलो सिलेंडर का क्या रिजल्ट होता है, अगर रिजल्ट्स याद हो, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एंड वैल्यू उसकी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द लॉन्ग सोलेनॉइड
फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिफॉर्म होती है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू एम्पियर्स लॉ म्यू के नॉट एन डेरिवेशन आई में म्यू नॉट एन आई डायरेक्शन। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि फॉर्मूले के साथ डायरेक्शन भी याद किया करिए। अलॉन्ग म्यू एक्सिस नॉट एन आई सोलेनोइड की मैग्नेटिक, डायरेक्शन हाँ, करना। और ये डायरेक्शन सोलेनोइड लेंथ के पैरेलल चलता है। जो सोलेनोइड की लेंथ होती है इसके पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन ये है, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये यूनिफॉर्म है। मतलब कि 0 से लेकर के 2r तक ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको। ये मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेकर के एंड अप टू 2r डिस्टेंस तक होगी। प्लस आइडियल लॉन्ग सोलेनोइड में आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती है। अगर सोलेनोइड इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मतलब 2r के बियॉन्ड जाने पर सोलेनोइड की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। अब सिलेंडर का याद करें, लॉन्ग सिलेंडर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट, और ये हॉलो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेल है ये हॉलो। इसके लिए रिजल्ट ये बताया गया था कि हॉलो सिलेंडर के इनसाइड वायर इसका 0 आता है। हॉलो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड उसके इंटरनल पॉइंट्स पर 0 आता है। सो जो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बात करें तो सिलेंडर की मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी अगर हम स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर ले रहे हैं इनसाइड द सिलेंडर, एंड आउटसाइड द सिलेंडर उसका फॉर्मूला एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जैसा होता है, Yes, sir. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई म्यू नॉट स्मॉल आर। 2 pi. ये आउटसाइड के लिए होता है, एंड ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर आती हैं, सिलेंडर के अराउंड आएंगी। मतलब जो सिलेंडर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिलेंडर के अराउंड सर्कल्स के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में सिलेंडर के अराउंड, और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड उसकी लेंथ के अराउंड। ऐसे में ये इजीली कन्विंस हो सकते हो कि लॉन्ग सिलेंडर की जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है और सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। नाउ ऑप्शंस पे आइए। कैपिटल आर से लेस डिस्टेंस पे, अब बिफोर कैपिटल आर मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, ट्रू है या फॉल्स है देखिए। फॉर 0 से कैपिटल आर से पहले की अगर हम बात करें, ट्रू है। True. कैसे, ट्रू है इस क्योंकि पार्ट में, मतलब ट्रू है सर, ट्रू है। पार्ट, Solenoid. राइट राइट, इसमें सिलेंडर सिलेंडर का तो फील्ड नहीं आएगा, सोलेनोइड की फील्ड आएगी। Solenoid की field. सेकंड ऑप्शन, हाँ सेकंड ऑप्शन, आर और 2r के बीच में, बिटवीन द आर एंड 2r, मतलब इस स्पेस में। वो कह रहा है कि इस स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस स्पेस में दो मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी, एक सोलेनोइड की और एक सिलेंडर की, जो आप 90 डिग्री बना रही है। और जब वो आपस में 90 डिग्री बनाएंगी तो वो डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक्सिस के अलोंग सोलेनोइड का है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिलेंडर का आ रहा है। पैरेललोग्राम लॉ से वो किसी और एंगल पे जाएगा। ऑप्शन सी भी इसीलिए गलत है, वो टेंजेंशियल भी नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंशियली वो सिर्फ सिलेंडर की वजह से है। उसमें जब सोलेनोइड का वेक्टर ऐड करोगे, सोलेनोइड वाली फील्ड ऐड करेंगे, तो ना तो वो एक्सिस होगा ना वो एंड होगा, तो बीच का डायरेक्शन आएगा। और डी ऑप्शन की 2r के बियॉन्ड जाने पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नॉन जीरो होगी, मतलब आउटसाइड। ये भी तो ट्रू है। आउटसाइड डेफिनेटली सिलेंडर की मैग्नेटिक वजह फील्ड से नॉन जीरो True होगी। होगी. हाँ, सिलेंडर की वजह से होगी, Yes, sir. सोलेनोइड की वजह से नहीं होगी, बट सिलेंडर की वजह से होगी। तो प्योरली ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है उसकी। सर अगले एक वाले बार पे आ रहे सोलेनोइड का बता दीजिए। सोलेनोइड की सोलेनोइड की यूनिफॉर्म लॉन्ग यूनिफॉर्म लेंथ कैसे मैग्नेटिक, निकालते हैं? नहीं वो डेरिवेशन है, डायरेक्शन हम निकालते थोड़ी है, डायरेक्शन तो हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखी है सबकी, और वो हमें मेमोराइज करनी पड़ती है। किसी भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी चार की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो मैथमेटिकल थोड़ी होगा, मीन्स वो हमको मेमोराइज करना होता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और बुक्स पढ़ करके कि भाई ये होता है डायरेक्शन, ये होगा। आप मैग्नीट्यूड्स को डिराइव कर सकते हो एम्पियर लॉ या बैट सबट लॉ से, डायरेक्शंस को डिराइव नहीं कर सकते। मीन्स ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो इसका इसका डेरिवेशन थोड़ी है कि डाउनवर्ड क्यों है।
ग्रेविटी कितनी है इसका डेरिवेशन है। ओके। अगला क्वेश्चन 2012 पेपर 1। और एक नहीं 17 ईयर्स के पेपर दिखा रहा हूँ। 2012 पेपर 1। इन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल डायरेक्शन में दी गई है जे कैप के अलाउ, और चार्ज की वेलोसिटी एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही है। मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों का डायरेक्शन वाई एक्सिस है। चार्ज की वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में है, मतलब कोई जेड कंपोनेंट नहीं आ रहा उसमें, और वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, पॉजिटिव चार्ज है वो। तो पॉजिटिव चार्ज जिसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर। अब ऑप्शंस कौन से सही है। पहला, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे जाएगा। आप फिर से समझो, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी जा रही है कि आप थ्योरेटिकली कितने साउंड है। गलत होगा। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। हाँ जी हेलिकल बच्चा, क्या पाथ, कह रहे हो। हेलिकल पाथ होगा। ई और बी परपेंडिकुलर है, ई और बी पैरेलल है। ये केस डिस्कस हुआ है कि जब ई और बी पैरेलल होंगे एंड वेलोसिटी में थीटा जब 0 डिग्री लोगे आप, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, इसके पीछे कंसेप्ट एक बार रिकॉल करिएगा। इसको सॉल्व करने का क्लासरूम में क्या डिस्कस हुआ है कि जब ई और बी पैरेलल है तो इनके इफेक्ट्स इंडिविजुअल देख सकते हैं। आप बी का इफेक्ट अलग देख सकते हो, ई का इफेक्ट अलग देख सकते हो। ये क्लास का पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट, दैट वी कैन सेपरेटली वॉच ई एंड बी। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर थीटा 0 डिग्री है एंड अगर हम टेम्पररी इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर करें तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ आएगा। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो सर्कुलर पाथ बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस के अराउंड, तो वाई एक्सिस के अराउंड जाने का मतलब ये जेड एक्स प्लेन आएगा। यानी कि मैग्नेटिक जेड प्लेन पर एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ इसको लीनियरली एक्सेलरेट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्स प्लेन में सर और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में लीनियर मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हेलिकल पाथ। एक ऐसा हेलिक्स जो जेड एक्स प्लेन के अराउंड ऐसे जेड एक्स प्लेन में रिवॉल्व करेंगे एंड साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस पे चलते भी रहेंगे। एंड इसमें जो हेलिकल पाथ बनेगा उसकी पिच यूनिफॉर्म नहीं आएगी, बिकॉज वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा एंड सो पिच कंटिन्यूसली बढ़ेगी। क्लासरूम में इनका रेशियो फाइंड किया गया था, 1:3:5 के रेशियो में आ रहा था। Yes. ए और बी चूज हो गए। ऑप्शन जिसमें 10 डिग्री का एंगल है और डी जिसमें 90 डिग्री का एंगल है। ऑप्शन डी जिसे 90 डिग्री, पहले डी की बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर 90 डिग्री थीटा होने का मतलब वेलोसिटी इज अलोंग वाई एक्सिस। वी और बी पैरेलल हो गए, वी एंड बी आर पैरेलल नाउ। ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स नहीं आएगी। V is parallel to B, no force by this magnetic field, only electric field will give the force। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देगा तो ये लीनियरली एक्सेलरेट करता हुआ वाई एक्सिस पे चलेगा। डी ऑप्शन। नाउ 10 डिग्री का केस, डी ऑप्शन सही हो गया। नाउ 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री के एंगल पर है। इसमें वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ। ये
अगर आप ध्यान से देखोगे तो v sin 10 डिग्री, ये डी ऑप्शन ही तो है। अभी डी ऑप्शन में डिस्कस हुआ था कि अगर इधर वाली वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी इधर, और जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगी। सर्कुलर मोशन और लीनियर एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन एक हेलिकल मोशन प्रोवाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन क्लियर हो गया इसमें, सी एंड डी में से। यस सर। यस सर। ठीक है जी। आपको देखो मतलब, और अगर ये सही रहेगा तो बताइएगा, मतलब ये एक्सरसाइज हम हर एक चैप्टर में करना चाह रहे हैं। 2012 अगेन पेपर 1, मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि सेम पेपर में एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2012 पेपर 1 अगेन इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कैविटी की डील कर रहे हैं। इसमें कैविटी दिया गया है, मतलब एक सिलेंडर है, अगेन 2012, और उसमें एक कैविटी प्रोवाइड करी गई है। कैविटी वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया जा चुका है, और सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि बोथ द सिलेंडर्स एंड कैविटी आर इनफाइनाइटली लॉन्ग। जो सिलेंडर है और जो कैविटी है दोनों की लेंथ इनफाइनाइट। यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी गिवन है, और पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जा रही है। यहां पर एक यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी जे, क्रॉस या डॉट कुछ भी मान सकते हैं, मीन्स ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रहा है इसमें। एंड नाउ पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने को कह रहे हैं। यहाँ पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? इसमें कंसेप्ट ये होता है कैविटी वाले क्वेश्चंस में कि जहां पर कैविटी है यहां पर आप 2 करंट्स मान सकते हो। कैविटी में 2 करंट्स मान सकते हैं। एक करंट जो बाहर वाले वायर में है उसकी डायरेक्शन में, यानी क्रॉस है तो क्रॉस डायरेक्शन में, और एक और करंट मान सकते हैं यहां पर इसी डेंसिटी का, सेम डेंसिटी का करंट डॉट डायरेक्शन में। 2 करंट में सकते। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स की कैविटी में जो क्रॉस करंट है, कैविटी के बाहर जो क्रॉस करंट है, ये दोनों क्रॉस करंट्स का कॉम्बिनेशन, क्रॉस करंट इन द कैविटी एंड करंट आउटसाइड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके एक कंप्लीट सिलेंडर तैयार हो रहा है। क्रॉस एंड क्रॉस का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर हम इस डॉट को इग्नोर कर दें, टेम्परली ये भूल जाए कि यहाँ पर कोई डॉट करंट है, एंड जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ भी क्रॉस करंट, कैविटी में क्रॉस करंट है और बाहर भी क्रॉस करंट है, तो दोनों क्रॉस मिला देंगे तो ये एक परफेक्ट सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और एक परफेक्ट सॉलिड सिलेंडर जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। वो रिजल्ट है म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर आएगी। अगर ये कैविटी ना होती और यहाँ पर क्रॉस करंट होता, अगर यहाँ क्रॉस करंट एग्जिस्ट करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पर डॉट करंट भी है। तो अब इस डॉट करंट्स, ये जो डॉट करंट है वो सिर्फ कैविटी वाले पार्ट में है, यानी इसमें हम 2 वायर्स मान रहे हैं। एक वायर जो क्रॉस करंट कैरी कर रहा, जिसका रेडियस 2a है एंड पी उसके सरफेस पे है। दूसरा वायर जिसका साइज कैविटी के बराबर है, उसमें करंट डॉट डायरेक्शन में है एंड पॉइंट पी इस वायर के आउटसाइड आ रहा है। सो डॉट करंट इन द कैविटी को ए रेडियस का सिलेंड्रिकल वायर मान करके सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करें, एंड सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एज अ लॉन्ग वायर म्यू नॉट
करंट जो कि J इंटू एरिया ऑफ कैविटी पाई ए स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और कैविटी के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस, कैविटी के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस 3a/2। सर बड़े सर्कल का डायमीटर 2a है तो रेडियस a होगा और छोटे सर्कल का a/2 रेडियस होगा। डायमीटर क्या है? सर a और 2 डायमीटर 2a है बड़े सर्कल का। तो चलिए लास्ट में अभी जो आंसर आ रहा है उसमें आखिरी में 2 से डिवाइड कर ले जाएंगे, ये अभी कर ही लेते हैं। अगर डायमीटर 2 है तो ये a है, रेडियस उसका a है, तो ठीक तो लिखा है यार। हाँ तो ये रेडियस a लिखे, इसका रेडियस a/2, यहाँ पे सही लिखा हमने 3a/2 सही है, बस ये एरिया गलत हो जाएगा, एरिया पाई a स्क्वायर बाय 4 लिखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करें या दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को सब्ट्रैक्ट करें? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करंट से आ रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड डॉट करंट से आ रही है, एंड सो सब्ट्रैक्ट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले करंट की वजह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाले करंट की वजह से है। जब करंट्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शंस में आएंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करके एंड चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या बन रहा है। अब आप देखो 2012 चल रही है, 2012 में 2 क्वेश्चन हो गए, अगले पन्ने पे आइए। 2012 का एक और पेपर, पेपर 1 में 3 क्वेश्चन आए थे मैग्नेटिज्म के। तो कभी कभी कोई एक चैप्टर लॉटरी लगा सकता हमारी। अगेन 2012 पेपर 1 में तीसरा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का, और ये क्वेश्चन है एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, जिसमें लूप की ज्योमेट्री थोड़ी अजीब तरीके की है। ऐसे करके एक लूप की ज्योमेट्री दी गई है आपको, और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने को कहे गए हैं। नाउ फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रॉन्ग है कि हम मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो क्या करें, ज्योमेट्री उसकी कोई भी हो। तो फंडामेंटल मेथड ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालना हो किसी भी लूप का, तो बेसिकली आपको उसका करंट और जो उसका एरिया इनसाइड द लूप, उस लूप के अंदर का पूरा एरिया, यानी कि ये टोटल एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ दैट लूप। और डायरेक्शन के बारे में बताया गया था कि डायरेक्शन के लिए जो करंट है वहां पर अपना राइट हैंड फिंगर घुमाएंगे करंट की तरफ, अगर अपना राइट हैंड फिंगर को लेके जाएं तो थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ, एंड सो बाहर की तरफ आने का मतलब के कैप डायरेक्शन। तो सिर्फ एरिया निकालना एक टास्क है, अगर हम एरिया निकाल सकते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा, एंड वो निकाला जा सकता है। मैं ये पार्ट कर नहीं रहा, ये पार्ट आप खुद कर सकते हो। एरिया हमको पूरा निकालना है, ये 4 सेमी सर्कल्स और बीच में एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर प्लस 4 सेमी सर्कल्स मिला करके एरिया निकाल सकते हैं। अगेन 2012 पेपर, चौथा क्वेश्चन। सेम 2012 में 4th क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटिज्म। इस बार इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, इनर रेडियस r/2, आउटर रेडियस r और यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। मीन्स इस टाइप का केस है, एक सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस r/2, मैं r/2 नहीं ले रहा, उसको a ले लेता हूं, आउटर रेडियस b, और सिलेंडर में कुछ करंट डेंसिटी दी गई है J। सिलेंडर को कुछ इस तरीके से मान सकते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल टाइप का सिलेंडर मान लें, अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर। फिगर समझ में आ रहा है ये वाला कि कैसा है सिलेंडर ये? मतलब यस सर, मतलब ये हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ सिलेंडर मान रहे हैं कि ऐसे करके एक सिलेंडर बाहर की तरफ आ रहा है, एंड इसमें करंट डेंसिटी J है। मतलब इतने पार्ट में करंट है, ए और बी के बीच में करंट जा रहा है,
ये हॉलो पार्ट है, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे एम्पियर्स लॉ के थ्रू, तो फॉर स्मॉल आर पर यहाँ पर जब भी कोई एम्पियर लूप बनाओगे आई इनसाइड 0 आएगा और सिमेट्री है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है। बिटवीन ए और बी जब जाएंगे, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर कोई पॉइंट चूज करें और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला और होगा ये एम्पियर लॉ से, एम्पियर लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो लेफ्ट हैंड साइड आता है आपका सिलेंडर के केस में, एम्पियर लॉ में लेफ्ट हैंड साइड पर बी मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लेते हैं, तो बी इंटू 2 पाई आर, और राइट हैंड साइड पर म्यू नॉट इंटू एरिया इन दैट लूप, तो स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी लूप लोगे आप, और स्मॉल आर रेडियस का जब इमेजिनरी लूप लेंगे एम्पियर लॉ के हिसाब से उसके इनसाइड कितनी करंट होगी, स्मॉल आर रेडियस के इनसाइड करंट बिटवीन द सर्कल्स ऑफ ए एंड स्मॉल आर रेडियस होगी। करंट इनसाइड स्मॉल आर का मतलब स्मॉल ए रेडियस और स्मॉल आर रेडियस के जो दो सर्कल्स हैं इनके बीच का जो एरिया है वो निकाल करके एंड करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो जे मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके बी निकालेंगे एंड वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का फंक्शन आएगा। ये पाई एंड पाई कैंसिल करेंगे, म्यू नॉट जे बाय 2 एंड आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर, कुछ ऐसा बनेगा ये। और तीसरा पार्ट बी के बियॉन्ड जाने पर, मतलब स्मॉल आर मोर देन बी, क्लासरूम में इसके बारे में भी बोल चुके हैं कि सिलेंडर या स्फीयर के जब बाहर आ जाते हैं तो स्फीयर के आउटसाइड होने पर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला या पॉइंट का फॉर्मूला, और इसी तरीके से अगर सिलेंडर के आउटसाइड चले जाते हो तो एक इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, इनफाइनाइट वायर के फॉर्मूले के हिसाब से ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एंड नाउ जब इसका ग्राफ देखेंगे तो अब एक और बात देखिए जेई के ऑप्शंस में, मतलब अगर कोई थोड़ा सा दिमाग से चलोगे तो आप इतना इतना सॉल्व भी नहीं करना आपको। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ए ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए रिजेक्टेड। ए और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर पे डिपेंडेंट है, सो इट कैन नॉट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। सी और डी में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, ऑप्शन सी में मतलब ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में ग्राफ की कंटिन्यूटी का फर्क है, सी वाला डिसकंटिन्यू हुआ है, डी वाला कंटिन्यू है। चेक आपको करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा या डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, कंटिन्यूटी होगी या डिसकंटिन्यूटी होगी, तो कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज जो सेकंड रिजल्ट है उसमें अगर आर को टेंडिंग टुवर्ड्स ए कर दीजिए आप, इफ आर टेंडिंग टुवर्ड्स ए, स्मॉल आर टेंडिंग टू ए, तो यहाँ पर अगर स्मॉल आर की वैल्यू ए को टेंड करेगी तो ये फंक्शन 0 को टेंड करेगी, एंड सो ग्राफ 0 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड इजिली डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट आपके कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आगे आ गए 2022 कुछ लेटेस्ट ईयर के दिखा रहा है, मीन्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई वो पुराना था ये नया है, तो आपको लेटेस्ट ईयर दिखा दे रहे 2022। 22 में ये पेपर 2 में आया था, पेपर 2 में जो क्वेश्चन आया आप देखोगे तो इसमें सर एज सच अभी लेटेस्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन में जैसा कि मतलब फॉलो पार्ट में नहीं थी वो करंट डेंसिटी, फिर सडनली आई तो
मतलब सडनली आ गई करंट डेंसिटी जैसे ही एक लेंथ के बाहर आए, तो डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई ना यार। हम कह रहे हैं ये बातें हमने थ्योरेटिकल लेवल पे की हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कंफर्म कैसे करें उसको? क्योंकि थ्योरेटिकली हम बहुत कुछ सोचते हैं, मान लो वो सही, वो चीज सही है या गलत है, कंफर्मेशन किसी लॉ से आएगा हमको। तो जब हमने एम्पियर लॉ लगाया और उस लॉ को देखा, उस लॉ में हमने जब चेक किया कि स्मॉल आर टेंडिंग टू ए पर क्या हो रहा है, तो जीरो ही आ रहा वो। और यही एक तरीका है एक्यूरेसी को बढ़ाने का। मीन्स की आपको सिंपली जो लॉज हैं उनको लगाइए, और इसको ही कहा जाता है कि हम अपने थ्योरी वाले पार्ट को इम्प्रूव करें। बिकॉज हम लोग क्या सोच रहे हैं एग्जामिनेशन के टाइम पर वो मैटर नहीं करेगा बिल्कुल भी। और इसको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा कि जब हम कोई क्वेश्चन करें तो जो भी हम सोच रहे हैं या जो भी हम बोल रहे हैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वो एज पर द लॉ वैलिड है या नहीं। आगे आइए 2022 के पेपर 2 में ये जो फिगर बनी हुई है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन एज सच अनसॉल्वेबल नहीं है। मीन्स कोई ये नहीं कह सकता कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तो सर बी वायर का अलग अलग वो निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको डायरेक्शन से देख करके वो कर लेंगे ऐड। बिल्कुल 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 यही काम करना है। मीन्स मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा कि इवन जितना क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हो आप, ये ट्रस्ट करिए, जितना क्लासरूम में पढ़ रहे हो वो भी हमारा मोर देन इनफ। हम अननेसेसरली इधर उधर भाग भाग करके और स्पॉइल कर रही चीजें। इस क्वेश्चन में इधर स्ट्रेट वायर दिया गया एल लेंथ का, देन ये स्ट्रेट वायर दिया गया 3L/4 लेंथ का, इधर L/2 लेंथ का स्ट्रेट वायर, देन L/4 लेंथ का स्ट्रेट वायर। ये क्वार्टर सर्किल है जिसकी रेडियस L/4 है, और ये एक सेमी सर्किल का रेडियस L/2 है। क्या सेपरेटली हमको नहीं पता है कि सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले क्या होते हैं? क्या हम सेपरेटली ये फाइंड कर सकते हैं कि सेमी सर्कल ने क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, क्वार्टर सर्कल ने क्या प्रोड्यूस करी होगी, इन स्ट्रेट वायर्स ने क्या प्रोड्यूस करी होगी? क्या इनके रिजल्ट है हमारे पास? यस सर। यस। उनको, हाँ, तो अगर आप उनको लगाओगे, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, हिंट कर दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बाय द स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर, फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें कुछ ऐसे भी वायर्स हैं जिनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। लाइन ये ऑफ जो सेंटर पॉइंट एल वो बाई है, टू और L/4। L/4 हाँ, L/4 L/2 और L/4 इन स्ट्रेट वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा, और इसका भी जीरो आएगा। जीरो। यस सर। यस सर। बिकॉज फॉर 3 स्ट्रेट वायर्स, इन तीनों के लिए पॉइंट ओ कोलिनियर आ रहा है। उसके कंसेप्ट था कि अगर स्ट्रेट वायर एंड पॉइंट सेम लाइन पर है तो दे डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कुल मिलाकर के आपको एक ही स्ट्रेट वायर का निकालना है, वो भी इस मामले से। उसमें डी भी पता है आपको, यस। ओनली थिंग साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 निकालना है। तो हमारी क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए थीटा 1 क्या होता है, थीटा 2 क्या होता है, क्या होता है। एंड यही मैं क्लास में बोलता हूँ कि भाई अगर आप फॉर्मूले की क्लैरिटी निकल लीजिए तो भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई कर सकते हो इसे। कर सकते हैं, इसको छोड़ दें हम। यस। यस सर। यस सर। यस सर। सर्कल्स वाले में ये आई था अपॉन 4 पाई आर। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके ऑप्शंस में डायरेक्शंस का भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन पार्ट को भी एक बार अच्छे से रिवाइज करिए कि कैसे चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है। इसके बाद आ रहे हैं 2021 में एक क्वेश्चन है, देखिए।
2021 में जो क्वेश्चन दिया गया उसमें 2 सर्कल्स बनाए इन्होंने। और एक बार ये भी एनालाइज करना कि क्या कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको रिपीटेडली पूछा जा रहा है, बार बार क्या चीजें बार बार पूछी जा रही है। I1 और I2 दो सर्कल्स हैं, सर्कुलर लूप्स, करंट्स I1 I2, एक का रेडियस R है, एक का रेडियस 2R है, प्लस I2 इज मोर देन 2I1। नाउ कोई चीज सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट थ्योरेटिकली चेक करनी है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट x, y पर, एट एनी पॉइंट x, y, मैग्नेटिक फील्ड XY प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस XY प्लेन में हम कहीं भी कोई पॉइंट चूज करें, यहाँ चूज करें, यहाँ चूज करें, यहाँ चूज करें, एनीवेयर इन दिस XY प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये ट्रू है, ट्रू है बाय इटसेल्फ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर जाता है, तो थ्योरेटिकली करेक्ट हो गया। और इससे ये भी देख सकते हो कि मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग कैसे ली जाती है। बी, वो कह रहे हैं कि किसी भी x, y पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट y, मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी रेडियल डिस्टेंस पे होगी। मीन्स इनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट चूज करें y, एनी पॉइंट x, y, तो वो ओरिजिन से उसका कुछ डिस्टेंस होगा, और इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनका कहना ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर आएगी वो इस स्मॉल r पे डिपेंडेंट होगी। ये बात सही है या गलत है? सही है। Yes. इस ऑप्शन का मतलब समझिए क्या जानना चाह रहे हैं। वो जानना ये चाह रहे हैं, कई लोग इस स्टेटमेंट को ही नहीं समझ पाए कि इस स्टेटमेंट में पूछ क्या रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, आप उसमें एक वर्ड लिखा गया है, उसमें एक वर्ड लिखा गया है कि डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट चूज किया है एक्स, वाई, जिसका रेडियल डिस्टेंस आ रहा है, मान लीजिए, अब हम एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट चूज करें, एक और कोई कोऑर्डिनेट चूज करिए जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन रेडियल डिस्टेंस उसका भी सेम है। मतलब जो रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर है वही रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर है, कोऑर्डिनेट्स का फर्क है। तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है या फिर स्मॉल आर के ऊपर है। स्मॉल। यानी कि क्या इन दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगी या बराबर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो कई बार हम क्लास में बोलते हैं कि सिमेट्री आर्ग्यूमेंट लगाइए। सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है। सर्किल इज ए सिमेट्रिकल फिगर, सर्किल इज ए सिमेट्रिकल फिगर, Same. एंड अगर सेम रेडियल डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स लेंगे तो ये सिमेट्रिकल लोकेशन पे है। इन दोनों की लोकेशन इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से सेम डिस्टेंस आ रही है, तो इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे सकते आप। सिमेट्री आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल लोकेशन, यस इट इज ट्रू, डिपेंडेंसी विल बी ओनली ऑन स्मॉल आर। वो स्मॉल आर किन कोऑर्डिनेट से आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा वो। मतलब टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स एट द सेम डिस्टेंस, दे विल हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे ऑप्शन में आ रहा है वो, उनका ये कहना है कि केवल आर से अंदर वाले पॉइंट्स पर, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स नॉन जीरो आएंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। तो ये आप सेंटर पे कंफर्म कर लो, एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस लूप एंड अदर लूप, दोनों लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालिए। बाय दिस लूप I1 सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2R, और I2 की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I1 बाय 2R इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय I1, और I2 की वजह से निकालेंगे तो ये म्यू नॉट I2 बाय 2R, By 2. और ये अपोजिट आएंगे।
I1 करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। I2 क्लॉकवाइज चल रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी, बट I2 मोर देन 2 I1 है, एंड सो ये बराबर नहीं आ सकते, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगी। और आखिरी ऑप्शन, इन दो सर्कल्स के बीच में लास्ट ऑप्शन है, बिटवीन द टू सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? इनवर्ड आएगी। कैसे मालूम कर रहे हैं कि इनवर्ड आएगी आउटवर्ड तो आएगी? वो डिपेंड करेगा हमने- डिस्टेंस पर, जहाँ पर I2 उसको डोमिनेट करेगा। नहीं, इक्वेशन है यहाँ पे ऐसे है, I1 माइनस I2.2 तो नेगेटिव होगा और आउटपुट पॉजिटिव मांगा था। ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ आपसे, थ्योरी पे आइए एक बार फिर। थ्योरी पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को बड़े अच्छे से पढ़ना होगा। किसी लूप की एक प्रॉपर्टी है, कोई भी लूप की एक प्रॉपर्टी है, कोई भी लूप चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, अगर कोई एक लूप है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस लूप के अंदर वाले पॉइंट्स पर है, उसका अपोजिट डायरेक्शन बाहर वाले पॉइंट्स पर होगा। मीन्स आप अभी I2 को भूल जाओ, जस्ट इग्नोर करिए I2 को, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन I1, कंसंट्रेट ऑन I1। और मैं पूछूं कि I1 के जो मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करें, अगर हम ओनली I1, I2 को बात नहीं करेंगे, करंट I1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सर्किल और आउटसाइड सर्किल आप बायट-सेवर्ट लॉ से चेक कर लीजिए। बेसिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बायट-सेवर्ट लॉ के टाइम जो डिस्कस हुआ था। जो करंट है, इधर अपना थंब रखो एंड पुट योर फिंगर्स टुवर्ड दिस पॉइंट, ये इनसाइड आ रहा है, और यही करंट अगर लेफ्ट साइड पे चेक करोगे तो लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे तो अगेन फ्रॉम द बायट-सेवर्ट लॉ, थंब एंड फिंगर्स, ये बाहर आ रहा है। सो I1 की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सर्किल और आउटसाइड सर्किल अपोजिट होंगी। इनसाइड सर्किल ये डॉट है, I1 का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ क्रॉस है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स I1 की वजह से आ रही है। नाउ I2 की वजह से चेक करिए, इस I2 की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी? इनसाइड। 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 सो जब दोनों करंट्स इनसाइड दे रहे हैं तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? डायरेक्शन तो दोनों का ही इनसाइड आ रहा है। I2 I1 में कोई भी रिलेशन हो, एंड ऑप्शन कह रहा है कि वो नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है। ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन में आउटवर्ड बोले जा रहे हैं, जबकि वो इनवर्ड रहा है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। मीन्स स्ट्रेटेजिकली अगर आप जे एडवांस की तैयारी करोगे, प्लानिंग के साथ करो अगर, तो ये जो लोग कहते हैं डिफिकल्ट एंड सो ऑन, ये सब चीजें सब बकवास। एंड इसीलिए मैं मार्केट की किताबें लगाने के लिए मना करता हूँ कि भाई उल्टा सीधा दे रखा है, जो नहीं पढ़ना वो भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कि नाउ दिस इज जे एडवांस 2020 पेपर 1 का क्वेश्चन। 2022 मतलब 2020 एंड पेपर 1, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Means बट इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पूरा पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन की 5वीं लाइन में एक अच्छी बात लिखी गई है, अगर ध्यान पढ़ेंगे। एंड क्यों मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन की रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी है। मतलब मैं मेंस के कंपैरेटिवली जेई एडवांस को हमेशा बेटर मानता हूं। इनके क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं, लेवरेज बड़ी होती है,
साफ साफ मालूम चलता है कि हमको क्या काम करना है इसमें। इन्होंने कहा है कि इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज है, इनके हिसाब से क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से कैपेसिटर में चार्ज है। बाकी ये जो सर्कुलर क्वाइल है इसका रेडियस r है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, बाकी डायग्राम में दे रखा है। क्वाइल एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने। अब जो इन्होंने मेन बात कही है कि जब इस स्विच को बंद कर रहे हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस मेंशन किया गया है कि वो डिस्चार्जिंग बहुत छोटे टाइम में हुई है, जैसे ही बंद किए क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ है, कोई इलस्ट्रेशन इस टाइप से भी नहीं हुआ है जिसमें कि इमीडिएटली चार्ज फ्लो कर गया हो सडनली? यस सर हुआ है। यस हुआ सर, था। इम्पल्सिव क्या वाला करते हैं ऐसे में? डी आई इक्वल टू डी क्यू क्या बाई डी करते टी। इमीडिएट डिस्चार्जिंग का मतलब ये होगा कि बहुत ही ज्यादा करंट आएगी इसमें। डी टी स्मॉल होगा। सर हाँ जी, सडन डिस्चार्जिंग मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज करंट फ्लो करेगी इस केस में। एंड जब बहुत ही ज्यादा लार्ज करंट फ्लो करेगी इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए डिस्चार्जिंग फिनोमिना है। डिस्चार्जिंग फिनोमिना मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो पॉजिटिव वाली प्लेट से बाहर की तरफ आएगी। पॉजिटिव वाले प्लेट से जब बाहर की तरफ आएगी तो इस सर्किल में उस करंट के फ्लो करने की जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंड अ वेरी करंट, और किसी लूप में जब लार्ज करंट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो एक टॉर्क बनेगा इसके ऊपर। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप पर टॉर्क निकालने का फॉर्मूला एम क्रॉस बी। एन आई एम मींस मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए इसका। मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न एन बी है। तो ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट और रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, सो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बाहर है। मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, दैट मींस 90 डिग्री के एंगल पर है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड और साइन 90, तो ये टॉर्क आएगा। एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इनटू टाइम, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज द एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। और करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्यू आएगा। चार्ज हो गया क्यू। आई इंटू डेल्टा टी को क्यू लिख सकते हैं, एंड सो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये। बिल्कुल बेसिक चीजें पूछी जा रही हैं, बिल्कुल फंडामेंटल्स में क्वेश्चन पेपर बन रहा है इसमें। मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दो हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी। ये क्वेश्चन 2018 का है, पेपर 1 का। एक बात है कि रीडिंग आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे इसमें जो दे रखा है कि दो वायर्स हैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर पे, मीन्स एक्चुअली इसके फिगर को इमेजिन करने में टाइम लगेगा आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग। सो एक्स एक्सेस पर दो वायर्स हैं, टू लॉन्ग वायर्स। एक वायर एक्स इक्वल टू प्लस आर पर है और एक वायर एक्स इक्वल टू माइनस आर पे। यानी कि इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन मान सकते हैं कि ये वाई एक्सेस मान लेते हैं और इधर की तरफ एक्स एक्सेस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन हो गया जिसमें दो वायर्स हैं।
क्वेश्चन के हिसाब से जो प्लस आर पर वायर है इसमें I1 करंट है और इसमें I2 करंट। इन दो के अलावा यहाँ पर एक सर्कुलर लूप भी है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0,0,√3r है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो सर्कुलर लूप जेड एक्सिस पर रखा गया है। मतलब जो जेड एक्सिस होगी उस जेड एक्सिस पर एक सर्कुलर लूप रखा गया है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0√3r, यानी कि ये डिस्टेंस √3r है। एंड लूप में कैपिटल आई करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब इसको ऊपर से देख रहे हैं, मतलब जेड एक्सिस वाली साइड से यहां से देखने पर उसमें क्लॉकवाइज करंट आई। साइन कन्वेंशन दिया गया है कि पॉजिटिव करंट तब मारेंगे जब वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। अगर इधर करंट है तो पॉजिटिव है और नेगेटिव करंट मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ऑप्शन चूज कर रहे हैं। I1 बराबर I2, so B cannot be equal to 0 at the origin. करेक्ट ट्रू I1 I2 बराबर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। I1 बराबर I2 का मतलब है दोनों डायरेक्शन सेम लेनी पड़ेंगी आपको, यानी इन दो पैरेलल वायर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आएगी। ये बात सही है कि गलत है? तो इफ I1 इक्वल I2 एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दो पैरेलल वायर्स की वजह से यहाँ पर नहीं आएगा। दोनों गलत। पैरेलल वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैंसिल आउट कर जाएंगी, बट सर्किल की वजह से आ जाएगा। लूप की वजह से आएगी। तो दैट मीन्स की स्टेटमेंट सही है। सेकंड, I1 पॉजिटिव हो और I2 नेगेटिव हो। I1 पॉजिटिव होने का मतलब I1 की डायरेक्शन में, I2 नेगेटिव होने का मतलब अगर उसका डायरेक्शन बाहर कर दें। एंड सो B कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट ओरिजिन, यहां पर चेक करना पड़ेगा। I1 की वजह से यहां पर डायरेक्शन, तो अगर हम I1 की वजह से यहां पर डायरेक्शन चेक करें तो अगेन वही करंट और फिंगर वाले कंसेप्ट से ये डायरेक्शन ऊपर आएगी। I1 के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर। यहीं पर अगर आप चेक करें I2 के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल के हिसाब से थंब बाहर की तरफ है लिए करके, ये भी ऊपर आएगा। ऊपर है। और सर्किल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, डाउनवर्ड। सर्किल में क्या रूल बताया गया था कि Downward। करंट की तरफ अपने फिंगर बंद करिए। क्लॉकवाइज करंट है, अगर क्लॉकवाइज फिंगर बंद करेंगे तो थंब नीचे आ रहा है, तो सर्किल का डायरेक्शन नीचे आ रहा है यहाँ। सो दो मैग्नेटिक फील्ड्स ऊपर की तरफ है, एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। पॉसिबिलिटी है कि 0 आ जाए। अगर प्रॉपर वैल्यूज मैनेज की जाएंगी तो मे भी 0 आ जाए, क्योंकि आपको करंट्स की वैल्यू नहीं बताई गई है कितनी, तो क्या पता कोई ऐसी वैल्यू करंट की एग्जिस्ट कर रही हो जिसमें ये आंसर 0 आ सकता हो। समझ में आया इसमें क्या काम करना है मुझे? यस सर। यस मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, दो ऑप्शन छोड़ रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ डायरेक्शंस का गेम है ये पूरा। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपको डायरेक्शंस की कितनी क्लैरिटी है। मतलब कितनी बेसिक नॉलेज चेक की जा रही है हमारी। इसी 2018 में एक क्वेश्चन और आया है 12th नंबर का, ये भी उसी पेपर में था, पेपर वन में। पेपर वन में ये भी है। और जिस क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन उसकी जो लैंग्वेज के हिसाब से, B1 मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है K कैप, और B2 मैग्नेटिक फील्ड
के कैप डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस है, मतलब इधर ऊपर कुछ और मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे कुछ और है। टाइम 0 पर एक पार्टिकल को वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी दी गई, एंड B2 B1 में रिलेशन प्रोवाइड किया गया है कि B2 B1 का 4 टाइम्स है। B2 4 टाइम्स B1, एवरेज स्पीड पूछी गई है, और कैपिटल टी इसमें बताया गया, कैपिटल टी वो टाइम है जब पार्टिकल क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को फ्रॉम द बिलो। पहली चीज, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, V क्रॉस B से फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड ये एक सर्कुलर पाथ करेगा। रेडियस फॉर दैट सर्किल विल बी mv0 अपॉन qb1। magnetic field cannot change the speed, so it will come back with the same speed v0, and now in B2 जो 4 टाइम्स B1 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है यहाँ पर, सो रेडियस चेंज करेगी, R B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स ज्यादा होगी, रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाएगी, एंड से एक छोटा सर्किल बनेगा यहाँ पर। एंड ये वो पॉइंट है जहां से ये बिलो वाली साइड से एक्स एक्सिस को क्रॉस करने जा रहा है, इसको टाइम टी कहा गया है। स्पीड चेंज होगी नहीं, बट हाँ ये रेडियस चेंज हो गई है, ये R1 था, दिस रेडियस R1/4 हो जाएगी, एंड दिस इज एंड ऑफ 1 रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड स्पीड वगैरह पे डिपेंड करता ही नहीं है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2πm/qb, तो इस हाफ सर्किल का टाइम पीरियड फॉर द हाफ सर्किल, द टाइम इन द टाइम ऑफ दिस सर्किल πm/qb1, एंड टाइम ऑफ अदर हाफ सर्किल प्लस πm/qb2, ये हो गया कैपिटल टी। टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है, एवरेज स्पीड पूछा गया है, विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस πr1 ऑफ दिस सर्किल एंड πr2 यहां पर, अगर इसको R2 मान ले, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज πr1 प्लस πr2, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डायरेक्टली आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो ये है, समझ लो कि मैग्नेटिज्म के अंदर जे एडवांस क्या पूछा जा रहा है। हम और भी चैप्टर्स करके दिखाएंगे आपको। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देखो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज, इवन एट CV एंड मैक्सिमम इरेडो, मोर देन इनफ जे एडवांस के लिए। ये जो हम नई नई किताबें मार्केट से खरीद रहे हैं, ये सब यूजलेस। 2017 में आई है एक डिफरेंट टाइप का पैराग्राफ, डिफरेंट टाइप की मैचिंग आई थी, 3 कॉलम मैचिंग थी ये। फर्स्ट टाइम जेई ने 3 कॉलम्स की मैचिंग पूछी थी। यूजुअली 2 कॉलम मैचिंग आती है, इसमें पहली बार इन्होंने मैचिंग बिटवीन द 3 कॉलम्स आया था। एंड ये उसी आर्टिकल के ऊपर है दैट डिफरेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी। तो कुछ केसेस बता रखे इन्होंने, मतलब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन स्ट्रेट लाइन पाथ देगा इसको। तो 13th क्वेश्चन जो है इसमें 2017 पेपर 1, 3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, 13, 14, 15।
पहली बार इन्होंने मैचिंग के ऊपर कॉम्प्रिहेंशन बनाया था, मैचिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, एक यूनिक पैटर्न था ये, एक मैचिंग उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखिए 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में उनकी डिमांड है कांस्टेंट वेलोसिटी। सो आइडियल अप्रोच क्या है वो देखिए, मतलब कैसे इसे क्रैक करेंगे। वो कह रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस यू नीड, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस नेट शुड बी जीरो वैल्यू, नेट फोर्स जीरो, विच मींस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q V क्रॉस B जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी माइनस टाइम्स V क्रॉस B। ये वो आर्टिकल है जो हॉल इफेक्ट और वेलोसिटी सेलेक्टर के टाइम डिस्कस हुआ था, उसमें भी यही बात हुई थी कि जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो नेट फोर्स जीरो होता है। अब आप इन चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे, इनमें से कौन से ऑप्शंस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। जिन ऑप्शंस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वो 13th क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। फोर्टींथ क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें हेलिकल पाथ बनेगा। कौन सा ऐसा केस बन रहा है जिसमें हेलिकल पाथ होगा, और वो भी जेड एक्सिस की तरफ। नाउ अगर आपको हेलिकल पाथ जेड एक्सिस पे चाहिए, इफ यू नीड हेलिकल अलोंग जेड एक्सिस, तो इसका मतलब रिवॉल्यूशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा होगा। जेड एक्सिस के अलोंग हेलिक्स बनने का मतलब रिवॉल्यूशन इन द एक्स वाई प्लेन। एंड मैंने बोला हुआ है कि रिवॉल्यूशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड होता है, जिस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अराउंड चलते हैं। सो इफ रिवॉल्यूशन इज इन द एक्स वाई प्लेन विच इज अराउंड जेड एक्सिस, सो मतलब बी का डायरेक्शन जेड होना चाहिए, बी अलोंग जेड एक्सिस। अब आप चेक करो इनमें से कौन से ऑप्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलाउंग, उनमें पॉसिबल है आपको। एस में। मतलब कैसे, हाँ, जो भी आंसर, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हिंट्स कर रहा हूँ खाली, मतलब इसके आगे आप अपने आप भी सॉल्व करोगे, मतलब पूरा पेपर नहीं सॉल्व करना चाह रहे, थोड़ी थोड़ी हिंट करके। मेरा पर्पस कुछ और था, पर्पस इस क्लास को एक तो प्रोडक्टिव बनाने का था, एंड प्लस रियलाइज कराने का है कि पढ़ाई क्या करनी है मुझे, मतलब हमें क्वेश्चंस ज्यादा लगाने हैं या अपने थ्योरीज को और स्ट्रॉन्ग करते रहना है। एंड क्लासरूम से बेटर कुछ नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लासरूम में ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। 15th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा केस ऐसा बनेगा जिसमें वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन करने के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। स्ट्रेट लाइन मोशन करने की कंडीशंस क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन किन कंडीशंस में हो सकता है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैंसिल करें, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और नो वेलोसिटी इफेक्ट ऑफ पैरेलल हो। मैग्नेटिक। मतलब नहीं, इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी होना है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होना है, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होना है। दे जस्ट वांट स्ट्रेट लाइन मोशन, वेलोसिटी कैन चेंज। तो बेसिकली आप सोचोगे कि कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। सर अगर मैग्नेटिक हम फील्ड में जनरली ऐसा क्या पॉइंट्स है? की तरफ, ऐसे ऑप्शन मैचिंग में लगेगा। दे जस्ट वांट कंडीशन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। मैकेनिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन की सिर्फ एक कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इज योर नेट फोर्स should be parallel to velocity, net force and velocity should be parallel। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन करना है तो फोर्स और वेलोसिटी को सेम डायमेंशन पे आना होता है, क्योंकि अगर ये पैरेलल नहीं होगा और इनमें कोई एंगल बनेगा, एफ और वी में अगर कोई एंगल बनेगा
तो फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के 90 डिग्री पे जाएगा एंड वो एक सेंट्रिपेटल फोर्स बन जाएगा, उससे कुछ कर्वेचर बनेगा। सो बेसिकली उनका ये जानना है कि इन ऑप्शन से पहली बात तो ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिसमें कि अगर हम नेट फोर्स निकालें, और नेट फोर्स का मतलब Q E प्लस V क्रॉस B, दिस शुड बी पैरेलल टू वेलोसिटी। आप इस हिंट पर इसको अगर आगे बढ़ोगे, ये हिंट लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे और ऑप्शंस को चेक करते रहेंगे तो मिल जाएगा। प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट एक और है, इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट है कि वो वेलोसिटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान दें कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, कॉलम 1 का पहला, कॉलम 1 का दूसरा और कॉलम 1 का फोर्थ चेक करिए, इनमें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही अलग है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है थर्ड वाली। यस सर। आप उनके माइंडसेट से खेलो, वो चाहते हैं सीधा उस मुद्दे पे आओ जहां से तुम्हारा आंसर आएगा। अदरवाइज होगा ये कि 1 घंटे के पेपर हमारे में 1 घंटा हमको कम पड़ेगा, टाइम कम पड़ जाएगा। इसके बाद आते हैं 2017 के पेपर 2 में। 2017 पेपर 2 में एक स्टार फिगर बनी हुई है, स्टार फिगर, इसको भी मैं लीव करूंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाय द स्ट्रेट वायर्स के फॉर्मूले लगाने हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चैलेंज इसमें सिर्फ होगा डी थीटा 1 और थीटा 2 निकालने का। 17 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा है, इसके नीचे 2 आंसर दिए गए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर काट दीजिएगा क्योंकि ये कट एंड पेस्ट किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बेकार है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है, यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 और डी निकालने में टाइम लगेगा इसमें, अदरवाइज कोई कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अगले पेज पे, ये भी सेम 2017 में ही था। 2017 में 2017 में मतलब कि पेज नंबर 9 पर एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। एक बार फिर एक चार्ज पार्टिकल एक लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड के पोर्शन से गुजर रहा है, जिसमें साइन डेल्टा को लैम्डा बाई आर कहा गया था। इसको अपने आप ट्राई करेंगे या फिर इसको डिस्कस करें? सिमिलर क्वेश्चन है ये। सही हो जाएगा। हो जाएगा सर। रोज है। इसको एक बार कर लीजिएगा, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अगले पन्ने पे पेज नंबर 10 पे 2015 पेपर 1, 2015 पेपर 1, इवन इसको भी मुझे डिस्कस करने की नीड नहीं है, अगर सही चीज स्ट्राइक कर जाए तो। इस क्वेश्चन में एक अजीबोगरीब ज्योमेट्री का वायर दिया गया है, एक ऐसा वायर जिसकी बड़ी डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री है, उसमें करंट है, इसकी लेंथ एल है, ये आर रेडियस है, एंगल पाई बाई 6 दे रखा है, यानी 30 डिग्री एंगल दे रखा है, ये प्लस 45 डिग्री एंगल, रेडियस इधर भी आर एंड ये एल, एंड एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में लिखा गया है। उसकी डायरेक्शन ऑप्शंस में बताई गई है, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग डायरेक्शन चूज किया गया है, एंड इस वायर पे फोर्स का कंसेप्ट है। जो चीज इमीडिएट स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाउ टू फाइंड फोर्स ऑन अ वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन वायर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर की आर्बिट्री शेप चल रही,
एक आर्बिट्री शेप के वायर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स निकालने के लिए बताया गया था आई, आई उसकी एल इफेक्टिव लेंथ। L नाउ आपको एल इफेक्टिव पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल इफेक्टिव। L+R। एल इफेक्टिव इसका, हाँ, इनिशियल एंड और फाइनल एंड के बीच का डिस्टेंस है। सो अगर ये कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मुझे इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। इसके बाद अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूं, थोड़ा सा देखिए, अब आप थोड़ा सा मेरे साथ पहले पन्ने पलटो। एक बार पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 32 में जाइएगा। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 32, जेई एडवांस 2008 पेपर नंबर 1, जेई 2008 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 32। ये फिर वही आर्टिकल आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक लेंथ है, उसके अंदर से पार्टिकल क्रॉस कर रहा है। इसमें फिर वही डेविएशन वाला फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है। तो इसको सेल्फ ट्राई करोगे और बता रहे हैं आपको। ये जो पेज नंबर पर मिल गया आपको, क्वेश्चन 32 पेज नंबर 15 पे जेई एडवांस 2008 पेपर 1 लिखा होगा। यस सर। मिल गया। Yes sir, मिल गया। उसके बाद 16 पेज नंबर पे, पेज नंबर 16 जेई एडवांस 2007 पेपर 2, और पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस समझिए यहाँ से। जो पीवाईक्यू लगानी चाहिए मेरे को, 2007 पेपर 2 ये क्वेश्चन। और अभी जो हम लोगों ने एक एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये कहा इन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिया 2007 पेपर 2, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिया है। जो ग्राफ दिया है उसके हिसाब से, जो ग्राफ प्लॉट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड का, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो एज पर द ग्राफ 0 से a तक, मतलब x लेस देन a, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। a से 2a तक मैग्नेटिक फील्ड b नॉट j कैप, 2a से 3a तक माइनस b नॉट j कैप, एंड उसके बाद अगेन 0, मींस x मोर देन 3a मैग्नेटिक फील्ड इज 0। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है एंड ट्रेजेक्टरी प्लॉट करनी है उसकी ट्रेजेक्टरी। और जो ग्राफ है उसमें z और x, सो ग्राफ के अकॉर्डिंग x और z, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का भी अपना एक रूल है, हम रैंडमली कहीं पर भी पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं ले सकते। अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस बाहर की तरफ होगी या पॉजिटिव वाई एक्सिस अंदर होगी, उसी के हिसाब से आंसर आएगा। अंदर होगी। पॉजिटिव अंदर वाई की एक्सिस तरफ किधर होगी होगी, सर इसको भाई। निकालने के लिए अंदर की तरफ। आप जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरफ घुमाइए। रूल ये होता है, एक्स को वाई की तरफ टर्न करते हैं, जब एक्स को वाई की तरफ टर्न करते हैं, वाई को जेड की तरफ टर्न करते हैं, और जेड को एक्स की तरफ, और राइट हैंड फिंगर्स यूज करेंगे इसके हिसाब से। तो जेड को जब एक्स की तरफ घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज आएगा तो थंब इनसाइड है, एंड सो इनसाइड हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी अपना एक कन्वेंशन है, दैट कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे चूज करते हो। अब इसके बाद
ए और 2a के बीच में पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि इनवर्ड, तो बिटवीन ए 2a एंड 3a। नाउ क्वेश्चन के हिसाब से ए और 2a के बीच में क्रॉस डायरेक्शन है मैग्नेटिक की, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? v क्रॉस बी, v क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो इसका डेविएशन ऊपर होगा। और इसमें भी वही आर्टिकल यूज होना है कि इतनी लेंथ क्रॉस करने में ये कितने एंगल से टर्न करेगा, फिर वही फॉर्मूला साइन डेल्टा लेंथ अपॉन द रेडियस। क्लास का पहला क्वेश्चन जो था आज, तो आप देख सकते हो कि करीब 12-13 सालों के पेपर में वो कितनी बार रिपीट हो चुका है। एंड जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 30 डिग्री एंगल आएगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, ना मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में आ गई, एंड सो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। नाउ v क्रॉस b, दिस इज वेलोसिटी v एंड b आउटसाइड, v क्रॉस b। रिमेंबर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आता है, तो अब जो फोर्स आएगी वो इधर की तरफ आएगी, एंड अब इसका डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों विड्थ बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर है, तो डेविएशन एंगल बराबर होगा। ए से 2a के बीच में अगर वो 30 डिग्री ऊपर डेविएट कर रहा है, देन वो 30 डिग्री नीचे डेविएट करेगा, एंड सो फाइनली वो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में जाएगा, एंड ये इसका पाथ बनना है कुछ। अगेन a non-calculative question. Page number 12, JEE Advanced 2014, page 12, 2014, paper 1. पेपर 1, इसमें दो पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में x नॉट डिस्टेंस है, और दो पैरेलल वायर्स x नॉट डिस्टेंस, और यहां पर इनके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस प्लेन में मूव कर रहा विथ स्पीड u, डायरेक्शन मालूम नहीं बट इस प्लेन में है, तो कोई रैंडम डायरेक्शन u मान लेते हैं, और वो एक वायर से x1 डिस्टेंस पर, सो दूसरे साइड से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब दोनों वायर्स में सेम करंट है और सेम डायरेक्शन में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट करने पर r2, यानी कि व्हेन करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही आएगी, आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड आना है या तो आउटवर्ड आना है, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो रेडियस m इंटू यू अपॉन क्यू बी से आएगा। सो बेसिकली सारा क्वेश्चन बी निकालने के ऊपर है, सेम डायरेक्शन करंट्स लेकर के और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करिए, उससे r1 आएगा।
अपोजिट डायरेक्शन करंट करिए, फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, उसको यूज करिए, वो R2 हो जाएगा। एंड जैसा उसके बाद कह रहे वो कर सकते। पेज नंबर 13, 2014 में फिर से क्वेश्चन आया था। मतलब आप देखो तो कभी कभी क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। कुछ कुछ ईयर्स में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और कुछ कुछ ईयर्स में आ रहे हैं तो एक ही पेपर में 3-4 आ जा रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे ईयर्स हैं जहां पर मैग्नेटिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ऐसे भी ईयर बीच में मिल रहे हैं हमको जिसमें एक ही पेपर में 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इसमें एक बार मैं वर्बली पहले आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन अभी छूट रहे हैं, इसमें एक तो ये जो पेज नंबर पे आइए, पहले नंबर 11 में जेई एडवांस 2015 पेपर 2, ये एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, पैराग्राफ का एक क्वेश्चन था। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, अभी हिंट कर रहा हूं। क्लासरूम के अंदर हॉल वोल्टेज डिस्कस हुआ है। अगर इसको जेन्युइनली समझा गया है, अगर हॉल वोल्टेज की पूरी बात को ढंग से समझा गया होगा, पूरे प्रोसेस को, रिजल्ट को एंड सब कुछ, तो ये पैराग्राफ इजीली कर सकते हैं, अगर हॉल वोल्टेज समझा है तो। सो बिफोर अटेम्प्टिंग द पैराग्राफ, रीड हॉल इफेक्ट, हॉल वोल्टेज प्रोसेस, उसका एप्लीकेशन क्या बताया गया था, कहाँ यूज करते हैं उसको, वो लगाइए। देन पेज नंबर 13 पे 2014 अगेन जो है, पेपर 2 पैराग्राफ, पेपर 2 एंड पैराग्राफ। इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 वायर्स हैं अगेन। अब आप खुद सोचो कितने लिमिटेड कंसेप्ट के ऊपर जे काम कर रहा है, मतलब कितनी चीजें पूछ रहा हूं आपसे, और कितनी एडवांस चीजें पूछ रहा है, मतलब कितनी ऐसी चीजें पूछ रहा है जो हम जानते ही नहीं। तो इसमें 2 वायर्स हैं और उनके बीच में एक सर्किल है, रेडियस सर्किल का ए, कुछ करंट दिया गया इसमें, एंड दोनों साइड से ये डी डिस्टेंस पर है। और उसमें ये दे रखा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लूप इज एट हाइट h। मतलब ये जो सर्किल है इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लीजिए, सर्किल की एक्सिस पर कोई पॉइंट, एंड वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना है आपको। तो ये कैसे हो सकता है, क्या करें जिससे कि सर्किल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आए, क्या वो पॉसिबल है? तो सर्किल की जो एक्सिस होगी, एक बार फिर डायरेक्शंस का गेम है सारा ये। सर्किल की एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो सर्किल में जो करंट आ रही है वो बाहर आ रही, सर्किल की वजह से बाहर आ रही है। सो विच मीन्स इन पैरेलल वायर्स की वजह से वो अंदर आना चाहिए। ये जो 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं इनकी वजह से अंदर आना चाहिए, और इसको कितनी आसानी से देख सकते हैं वो देखिए। दोनों पैरेलल वायर्स मिल करके इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 2 वायर्स हैं इनके Q और S एंड पर एक हाइपोथेटिकल वायर मान ली, और P और R पर भी एक हाइपोथेटिकल वायर मान ली। उन हाइपोथेटिकल वायर्स की प्रेजेंस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर्स हैं।
इनफाइनाइट वायर्स हैं, कैंसिल होने की बात भी नहीं है, इनफाइनाइट वायर्स है। एंड सो ये जो दो इमेजिनरी वायर्स मान रहे हैं, ये उस गिवन पॉइंट से, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, उसे इनफाइनाइटली अवे होंगे। इमेजिनरी वायर्स उस गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, सो इनका मैग्नेटिक इफेक्ट वैसे भी नहीं आएगा। नोटिस करिए, ये दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर्स हैं, बट जो इमेजिनरी वायर्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, and because they are located at infinity, they cannot give any effect at this point. So no, इसका मतलब हम इमेजिनरी वायर मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ इमेजिनरी वायर ये है कि टू इमेजिनरी वायर्स एंड द टू लॉन्ग वायर्स, नाउ दे मेक अ लूप। अब आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस लूप में कैसे करंट फ्लो करे जिससे कि फील्ड का डायरेक्शन अंदर आए। सो फील्ड का डायरेक्शन अगर इनवर्ट करना है, सो वी नीड क्लॉकवाइज करंट इन द लूप, so that easily gives current in the wire 1 from P to Q and wire 2 S to R. अब ये तो हो गया, उसके बाद एक कंडीशन लगाई गई कि वो जो डिस्टेंस h होगा वो a के कंपेरेबल होगा या फिर 1.2a होगा एंड सो ऑन करके, वो कैलकुलेशन पार्ट हो गया। वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट। बट अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स पे जाएं, P Q और S to R, एक बात तो कंफर्म है कि दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए इसमें से, अब दो बचे आपके। उन दो में चेक ये करना है कि H और A नियरली इक्वल होंगे या फिर H और A में डिफरेंस होगा। H और A नियरली इक्वल नहीं हो सकते, ये भी मैं वर्बली बोल सकता हूं, बिकॉज जो H डिस्टेंस है, ये जो H डिस्टेंस है, वहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बाय द सर्कल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो सर्कल की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 3/2, ये सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना। इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड इन दो पैरेलल वायर्स के कॉम्बिनेशन से चाहिए, और जो पॉइंट आप चूज कर रहे हैं वो इन दो पैरेलल वायर्स की प्लेन में से बाहर आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। इन दो पैरेलल वायर्स की वजह से जो बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, अगर उसको निकालना हो तो उसका एक बड़ा आसान तरीका हो सकता है कि आप किसी एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और उसका एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, और अगर ऐसे नहीं समझ सकते तो ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे कर सकते हैं इसको, दोनों पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हो। सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसे बना सकते हैं कि हम दो पैरेलल वायर्स दिखाएं अपोजिट करंट्स क्रॉस एंड डॉट करके, जिनमें सेपरेशन उनके बीच का 2d है, और जो h डिस्टेंस बाहर पॉइंट है उसको इनके सेंटर से h डिस्टेंस बाहर राइट साइड दिखा दीजिए। मतलब ये फिगर जो 3 डायमेंशन में चल रही है, इसको अपने हिसाब से 2 डायमेंशन में लेके जाइए, एंड नाउ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जा सकती है। ये दो लॉन्ग वायर्स हैं, इनके मैग्नेटिक फील्ड्स को यहाँ पर निकालने के लिए किसी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड चेक करिए, किसी एक वायर का, किसी भी एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एंड ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी जब डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये डॉट मतलब बाहर करंट है, और पॉइंट जिस पॉइंट पर आपका कैलकुलेशन कर रहा है डायरेक्शन वाला रूल लगाएंगे, तो ये इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, डॉटेड लाइन के 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एंड सो उस बी का कंपोनेंट निकालना होगा एच की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट एच की डायरेक्शन में, और उसको ट्वाइस करेंगे तो आंसर आएगा।
तो अगर ये बी एच वाली लाइन से थीटा एंगल बना रहा हूं, एच के साथ थीटा एंगल बना रहा हूं, तो दिस इंटू कॉस थीटा एंड ट्वाइस करेंगे इसका। सो ये वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसमें कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगा, और इनको इनको आपको इक्वल करना है, और डी की वैल्यू ऑलमोस्ट ए के बराबर है, डी ऑलमोस्ट ए के इक्वल है। और जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उधर से भी कुछ रिजल्ट बनेगा, एंड चेक करिए इनको बराबर करके। कर लेंगे इसको आगे। Yes, Yes, sir. yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अब रह गए हैं, टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए जो भी रह गया है मेरे ख्याल से ये आपको एक कलेक्शन दे दिया गया है, इसको लगाइए एंड देन डिस्कस करके देखिए क्या हो रहा है इसमें। और प्लस अब इससे आइडिया लगाइए कि आपको बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। ये जो हम फिर से कह रहे हैं कि हम ओपनली, मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रहा, बट इस समय जो नई नई किताबें आ रही हैं जिसमें अजीब अजीब क्वेश्चन डाले जा रहे हैं एंड वो सिर्फ माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, जरूरत नहीं है आपको उसकी, क्योंकि इस क्वालिटी के क्वेश्चन हमको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें मना किया जा रहा है, टीचर्स हमें डिस्करेज कर रहे हैं, कोई डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, जो सच है वो बोल रहे हैं। और सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जेई एडवांस का कोई भी पीवाई की सीरीज हमसे करवा लो, एनी पीवाई की सीरीज में हर चैप्टर के लिए रेडी हूँ, और ये इजीली तुम्हें दिखा सकता है कि क्लासरूम इज सफिशिएंट फॉर दैट, और कुछ ना करिए। सारा फोकस आप अपने क्लासरूम में शिफ्ट कर दो, कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आप जेन्युइनली सुने, क्योंकि हम लोग पढ़ा भी वही रहे हैं जो पूछा जा रहा है। क्या जितनी चीजें डिस्कस हुई हैं इनमें से कोई ऐसी चीज है जिसको अभी तक क्लासरूम में कभी भी डिस्कस ही नहीं किया गया हो? कोई ऐसा पॉइंट आपके सामने भी आया हो जिसमें कह सकते हो कि नहीं ये क्लास में कभी नहीं बताया गया हमें? तो टाइम है आपके पास अभी, पढ़ने का तरीका सही कर लीजिए एंड आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं, एंड यही मेंस का भी हाल है। ठीक है, आप लगा के आइए, अगली जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे फिर। थैंक यू जी।